नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जून 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स के बारे में है। कंटेक्स्ट की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, ये देखो 5वां स्टेट ऑफ मैटर है। इसके अलावा 4 दूसरे स्टेट ऑफ मैटर्स कौन कौन से हैं? गैस, लिक्विड, सॉलिड और चौथे नंबर पे प्लाज्मा। अगर यूपीएससी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स क्या है, ये 5वां स्टेट ऑफ मैटर है। इसके बारे में देखो, सबसे पहले तो प्रेडिक्ट किया गया था सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। ये ना ढाका यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे और उन्होंने रिसर्च की, इस 5वें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पता लगाया। सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी रिसर्च को भेजा आइंस्टाइन के पास। आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे इस रिसर्च से और आइंस्टाइन ने इनके रिसर्च को उस समय जर्मनी के एक फेमस जर्नल में पब्लिश करवाया। तो बाद में इस 5वें स्टेट ऑफ मैटर को नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। अभी कंटेक्स्ट ये है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर साइंटिस्ट ने पहली बार इस 5वें स्टेट ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया है। ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स हैं, इसको देखो अर्थ पर ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? एक तो देखो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप नहीं होने देती, जो कि ज़रूरी है इस कंडेंसेट को ऑब्जर्व करने के लिए। दूसरा, बाहरी दुनिया के थोड़ा सा संपर्क में आने पर ये जो कंडेंसेट्स हैं वो पिघल जाते हैं, तो इनको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया, मतलब 5वें स्टेट ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया, क्योंकि वहां पर अर्थ की ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं ये कंडेंसेट्स। देखो, कुछ निश्चित एलिमेंट्स के एटम्स को अगर हम ठंडा करें, कितने टेम्परेचर तक? 0 केल्विन तक अगर हम कुछ सर्टेन एलिमेंट्स के एटम्स को ठंडा करें तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स बनते हैं। होता क्या है, जब 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो एटम्स जो हैं कुछ निश्चित एलिमेंट्स के, वो एक सिंगल एंटिटी का आकार धारण कर लेते हैं क्वांटम प्रॉपर्टीज के साथ, जिसमें हर एक पार्टिकल जो है वेव ऑफ मैटर की तरह फंक्शन करने लगता है। इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स का। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या फ़ायदा हुआ साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार इनको ऑब्जर्व किया? सिग्निफिकेंस देखो ये है, डार्क एनर्जी जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए, डार्क एनर्जी के बारे में हमें और ज़्यादा जानने को मिलेगा इस रिसर्च से। इनको पहली बार जो ऑब्जर्व किया गया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियाज असिस्टेंस फॉर पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में है। ये टेम्पल कहाँ पर है? ये नेपाल में है, काठमांडू में। एक प्रोजेक्ट है इंडिया और नेपाल का, नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तय ये हुआ था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। इंडिया पैसे देगा और इस टेम्पल में एक सैनिटेशन फैसिलिटी यानी स्वास्थ्य केंद्र इस्टेब्लिश किया जाएगा। समझ गए? कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सैनिटेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी पशुपतिनाथ टेम्पल में? नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। देखो, वैसे तो नेपाल और इंडिया के बीच फिलहाल थोड़ी सी बॉर्डर को लेकर टेंशन्स हैं, क्योंकि नेपाल ने एक नया मैप अपनाया है। हालांकि उनके प्रेसिडेंट की एसेंट मिलना अभी बाकी है, लेकिन मिल ही जाएगी। मतलब नेपाल ने अब एक ऐसे मैप को अपनाया है जिसमें इंडिया का एरिया है। बावजूद इसके इंडिया अपनी कमिटमेंट को पूरा कर रहा है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और इंडिया ने कहा है हम ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ की 2 करोड़ 33 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे नेपाल को इस मंदिर में सैनिटेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। बाकी देखो, कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, जैसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट को। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी नॉर्म्स रखे जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के द्वारा, और 15 महीनों के अंदर ये सैनिटेशन फैसिलिटी बना दी जाएगी। इससे पहले 2018 में इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत
एक धर्मशाला बनवाई गई थी, नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला। सिग्निफिकेंस देखो इस प्रोजेक्ट की ये है, पीपल टू पीपल जो टाइज हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस होते हैं, कल्चरल टाइज मजबूत होते हैं इंडिया और नेपाल के बीच, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। खैर, बात करें पशुपतिनाथ टेम्पल की, भगवान शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल है और एशिया में भगवान शिव के भक्तों के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है। नेपाल में ये लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, बागमती रिवर के दोनों ओर फैला हुआ है, इस साइड भी इस साइड भी। सिर्फ हिंदुओं को जाने दिया जाता है मेन टेम्पल के अंदर। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा दिया गया था 1979 में, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के बारे में है। डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जब देखो लैंड डिग्रेड हो जाता है, एरिड या फिर सेमी एरिड हो जाता है, वहाँ पे पेड़ पौधे उगना बंद हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। क्या कंटेस्ट है? 17 जून का जो दिन है हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। कब से ये स्टार्ट हुआ? 1995 से। 1995 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि इसी दिन एक कन्वेंशन ड्राफ्ट हुई थी, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। 17 जून के दिन ये कन्वेंशन ड्राफ्ट हुई थी। हमारे इस आर्टिकल में ये कन्वेंशन ही इम्पोर्टेंट है, बाकी यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि आप बताइए वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड डेजर्ट कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, 17 जून, 17 जुलाई, 17 अगस्त, नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी नहीं। ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो ये दिन जागरूकता फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, डेजर्टिफिकेशन के बारे में, सूखे के बारे में लोग जागरूक हों और उचित कदम उठाएं। थीम है इस बार की फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। अब बात करते हैं कन्वेंशन की। देखो ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को लिंक करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के साथ। ये कन्वेंशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1994 में। ये एकमात्र ऐसी कन्वेंशन है जो रियो कॉन्फ्रेंस के एजेंडा 21 जिसको अपनाया गया था 1992 में अर्थ समिट में, इस एजेंडा 21 की रिकमेंडेशंस के आधार पर उपजी। मैं फिर से बोलता हूँ, एजेंडा 21 में काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस को अपनाया गया था और उसी रिकमेंडेशंस के आधार पर डायरेक्टली फॉर्म में आने वाली ये एकमात्र कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलाने के लिए 2006 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन भी डिक्लेयर किया गया था यूएन के द्वारा। इस कन्वेंशन के फोकस एरियाज हैं एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज। इनको ड्राई लैंड्स के नाम से जाना जाता है। इन एरियाज में इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होता है और काफ़ी वल्नरेबल लोग इस प्रकार के इकोसिस्टम में रहते हैं जो बेसिक एमिनिटीज़ के अभाव से सफ़र करते हैं। टोटल पार्टीज़ की संख्या है इस कन्वेंशन में 197। हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये नोडल मिनिस्ट्री है इस कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कुछ और फैक्ट्स, एक बोन चैलेंज है। ये देखो वॉलंटरी ग्लोबल एफर्ट है, यानी विभिन्न देशों का ये वॉलंटरी एफर्ट है। डिसाइड ये किया गया था 2020 आने से पहले 150 मिलियन हेक्टेयर्स का जो डिग्रेडेड या फिर डिफॉरेस्टेड एरिया है उसे रिस्टोर किया जाएगा और 2030 से पहले 350 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड या फिर डिफॉरेस्टेड एरिया को रिस्टोर किया जाएगा। इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली, 2020 से पहले इंडिया ने ये प्रॉमिस किया है, वादा किया है, हम 13 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर कर देंगे और 2030 आने से पहले 21 मिलियन टोटल डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर कर देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 15 है उसमें भी यही कहा गया है कि लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करना और रोकना। पहले आप लैंड डिग्रेडेशन को रोकोगे, उसके बाद रिवर्स करोगे, यानी लैंड को रिस्टोर करोगे। ये है गोल नंबर 15। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, यूएसए अब ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ चुका है। जब तक ये डील थी, ईरान भी डील के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अलाउ कर रहा था कि भैया आप भेज सकते हो अपने ऑफिशियल्स को, हम उन्हें इंस्पेक्शन करने देंगे। ट्रांसपेरेंसी बरतने की कोशिश कर रहा था ईरान। लेकिन जब से यूएसए बाहर आया है इस डील से, तो ईरान जो पहले ट्रांसपेरेंसी बरत रहा था न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में, ईरान ने भी ट्रांसपेरेंसी बरतना अब बंद कर दिया है। इसी को लेके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने चिंता जताई है कि भैया आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। आप बताइए, जो न्यूक्लियर मटेरियल आपके देश में मिला है, आपने इसके बारे में डिक्लेयर नहीं किया था, आप कहाँ से लाए, किस पर्पज़ के लिए था, आप इस पूरे इशू की इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ दीजिए। लेकिन ईरान ऐसा साथ नहीं दे रहा है, ये बोला गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो इस एजेंसी के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। क्या काम है इस एजेंसी का? न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पजेस के लिए प्रमोट करना, यह भी इंश्योर करना न्यूक्लियर एनर्जी का मिलिट्री पर्पजेस के लिए या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल ना हो। वैसे देखो, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूएन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एजेंसी यूएन के साथ मिल के काम करती है, रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को। इसके अलावा और भी वर्ल्ड की काफ़ी सारी सिमिलर इंटरेस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती है ये एजेंसी। कैसे कामकाज चलता है इस एजेंसी का? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसका कामकाज चलाते हैं। 22 मेंबर्स होते हैं बोर्ड में और अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स से मेंबर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर होती है। जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बोर्ड के मेंबर्स को चुना जाता है। हर साल 11 मेंबर्स चुने जाते हैं और एक मेंबर का जो टर्म होता है वो 2 साल तक का होता है। एटलीस्ट 10 जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको ऑलरेडी जो बोर्ड है उनके द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। मतलब ऑनगोइंग बोर्ड के द्वारा एटलीस्ट 10 मेंबर स्टेट्स को नॉमिनेट किया जाता है। एक बोर्ड मेंबर का 1 वोट होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हिल्सा फिश के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? वेस्ट बंगाल के मछुआरे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में इस बार हिल्सा फिश का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो अच्छा खासा हुआ है। हिल्सा फिश, जिसे माचेर रानी के नाम से जाना जाता है, यानी क्वीन ऑफ फिश। हिल्सा फिश कौन सी फैमिली से संबंध रखती है? फैमिली का नाम है क्लपियडे। नीचे देखिए आप, एक सेकेंड, ये फैमिली का नाम है क्लपियडे। आमतौर पे एनिमल्स या फिर प्लांट्स के साइंटिफिक नेम, कौन से फैमिली से संबंध रखती हैं, इन चीज़ों पर यूपीएससी कम फोकस करती हैं। ये हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के बाद। आगे पूछेगी नहीं पूछेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पास्ट में रेयरली पूछा होगा, 1-2 बार मुश्किल से, अदरवाइज नहीं पूछा है। ये जो मछली है हिल्सा फिश, ये देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये बांग्लादेश की नेशनल फिश है और हमारे देश में भी वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा का स्टेट सिंबल है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के हिसाब से देखें, स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। स्पेशल क्या है हिल्सा के बारे में? हिल्सा की देखो हिस्ट्री रही है, बांग्लादेश से इलाहाबाद में गंगा रिवर में माइग्रेट करने की। वैसे तो ये सोल्ट वाटर फिश है, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल से गंगा के स्वीट वाटर में भी माइग्रेट कर जाती हैं। ये मेटिंग सीजन के दौरान यानी प्रजनन के दौरान रिवर में अप स्ट्रीम में ट्रेवल करती है। मान लीजिए ये नदी है, नदी का पानी इस प्रकार से बह रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये डाउन स्ट्रीम है। उल्टी डायरेक्शन में अगर मछली जाती है तो ये अप स्ट्रीम हुआ। तो ये जो मछली है प्रजनन के दौरान अप स्ट्रीम में ट्रेवल करती है और बाद में अपना जो घर है नेचुरल एबोर्ड, वहाँ पर फिर से लौट जाती है। इसके बाद लास्ट हमारा आर्टिकल इंडियन मोबाइल पेमेंट मार्केट रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा। इस रिपोर्ट में कुछ खास तो नहीं है। ये बोला गया है 2019 में पहली बार ऐसा हुआ
ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो एटीएम की कैश ट्रांजैक्शन से ज़्यादा हुई। मैं फिर से बोलता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ मोबाइल पेमेंट्स या फिर कार्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हुई एज कंपेरिजन टू एटीएम से जितना कैश विड्रॉ किया गया। मान लीजिए 2019 में टोटल हमारे देश में सभी एटीएम से कैश विड्रॉ किया गया 100 यूनिट्स, तो इससे ज़्यादा 120 यूनिट्स कैश ट्रांजैक्शंस हुई मोबाइल से और कार्ड से। तो हम जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। पहली बार ऐसा हुआ एटीएम विड्रॉल से ज़्यादा तो मोबाइल पेमेंट से और कार्ड से ट्रांजैक्शंस हुई। लीड किसके द्वारा किया जा रहा है? गूगल पे और फ़ोन पे, ये दो एप्लीकेशंस सबसे ज़्यादा चलती हैं। टोटल जितनी भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई 2019 में दो तिहाई तो इन्हीं एप्लीकेशंस पे हुई। टोटल 7 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई इन दो एप्लीकेशंस पर। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में अब रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा और सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये 3 और मैटर्स हैं। ये स्टेटमेंट देखो गलत है। क्यों गलत? इसलिए है क्योंकि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, इनको प्रेडिक्ट तो आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था, लेकिन ये 5वां स्टेट ऑफ मैटर है। इसके अलावा 4 स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से हैं? लिक्विड, सॉलिड, गैस और चौथे नंबर पे प्लाज्मा। पशुपतिनाथ टेम्पल, ये लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है कंबोडिया में और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है लेकिन कंबोडिया में नहीं है, ये काठमांडू नेपाल में है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, इंडिया मोबाइल पेमेंट मार्केट रिपोर्ट 2020, ये रिसेंटली रिलीज़ की गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, नहीं, इसको रिलीज़ किया गया था S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को लिंक करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से। इस्टाब्लिश हुई थी 1994 में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इस्टाब्लिश हुई थी 2002 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। मकसद ये है न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज़ को प्रमोट करना और ये इंश्योर करना मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल ना हो न्यूक्लियर एनर्जी का। बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन ये एजेंसी बनी थी 1957 में, तो ये फैक्ट गलत हो जाता है जिसकी वजह से पूरी स्टेटमेंट ये गलत हो जाती है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।